हमने अपनी पिछली क्लास में श्रेणी क्रम में सेल किस प्रकार जोड़ते हैं इस बारे में बात की थी। इस क्लास में हम देखते हैं कि समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में सेल किस प्रकार जोड़ते हैं, उनके विद्युत वाहक बल या परिपथ में विद्युत धारा किस प्रकार हम निकालते हैं, है ना। तो श्रेणी क्रम में सेल पढ़ा चुके हैं, अब बचा है पार्श्व क्रम में सेल, है ना। ये एनसीईआरटी का 12 नंबर का पॉइंट है और इसके बाद हम शुरू करेंगे इस चैप्टर का दूसरा इम्पोर्टेंट भाग, किरचॉफ के नियम। अंग्रेजी में बोल देते हैं किरचॉफ्स रूल, है ना। चलिए, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में सेल लगा लेते हैं और सूत्र को बनाने के लिए 2 सेल लगा लेते हैं और 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें इसमें। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं सेल लगा देता हूँ। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसको मान लेता हूँ R1 और इसका जो विद्युत वाहक बल है उसे मान लेता हूँ एप्सिलॉन 1 या इसे कह दें, छोटे में कह दें E1, है ना। E1 या एप्सिलॉन 1 जो भी। और इसके बाद दूसरे तरीके से मैं एक सेल और इस पे लगाऊंगा समांतर क्रम में, इसी प्रकार उसका प्लस और माइनस रखूंगा। इस तरीके से उसको भी एक नाम दूंगा E2 और उसका आंतरिक प्रतिरोध R2 और इन दोनों बिंदुओं को A और B मानूंगा। ठीक, अगर मैं 2 धारा ऊपर और नीचे यानी E1 R1 से होकर और E2 R2 से होकर 2 धाराएं मान लूँ, ठीक, तो मैं जानता हूँ कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो प्लस से माइनस की तरफ है, यानी प्लस से धारा निकलेगी। तो इस धारा को मैं मान लेता हूँ कि मैंने ऊपर वाले में जो विद्युत धारा मानी है धारा, वो मैंने मान ली I1 और नीचे वाले में मैंने मान ली I2। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार माइनस से प्लस की तरफ, क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये 2 टर्मिनल हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब विद्युत धारा की दिशा में जाने पर विभव घटता जाता है, ये भी हम जानते हैं। विद्युत धारा की दिशा में जाने पर प्रतिरोध विभव को घटाते हैं और अगर सेल लगा हो तो बढ़ाता है। यानी अगर किसी सेल में से होकर धारा गुजरे तो विभव बढ़ता जाता है और प्रतिरोध आ जाए तो घटता जाता है। अब मैं अगर बिंदु A और B के बीच का कोई विभव लिखूं और उसे लिखना चाहूं तो कितना होना चाहिए, बिंदु A और B के बीच का विभव, यानी वही होगा इसका तुल्य विद्युत वाहक बल। यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सेल की तरह काम करेगा। कैसे? इसका तुल्य प्रतिरोध या तुल्य विद्युत वाहक बल का अगर परिपथ बनाऊं तो कैसा होगा, देखो इस तरीके से होगा। ये दोनों एक दूसरे समांतर क्रम में हैं, इसे लिख देंगे REQ, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट। और जो भी विद्युत वाहक बल होगा उसे लिख देंगे एप्सिलॉन EQ और ये बिंदु आ जाएंगे A और B। तो मेरा प्रश्न है कि ये जो EQ है, जो कुल मिलाकर दोनों का तुल्य विद्युत वाहक बल बन रहा है, इसका मान क्या है? और ये RQ तो मुझे दिख ही रहा है कि ये दोनों जो है समांतर क्रम में है, ये मुझे पता करना है। कुल मिलाकर ये सवाल है और इसका सूत्र मुझे बनाना है। अब मान लीजिए मैं विभव देखूं, विभवांतर देखूं, ठीक, और विभवांतर देखने के लिए मैं इस परिपथ को पूरा कर लूं, किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ लूं। तो बाह्य प्रतिरोध से मैंने देखिए जोड़ दिया इसको ऐसे, ये कोई बाह्य प्रतिरोध है, इससे जोड़ दिया मैंने इसे, इसका मान मैंने ले लिया R।
ठीक, तो ये बात साफ हुई कि जो दोनों करंट हैं ये दोनों यहाँ के मिल के आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ जो करंट बनेगी वो बनेगी I। और ये भी बात स्पष्ट हुई कि जो I है वो I1 प्लस I2 होगी, यानी जो I है वो I1 प्लस I2 होगी। ये बात भी स्पष्ट हो गई। और 3 तरीकों से A और B के बीच का विभवांतर निकाला जा सकता है। कैसे? देखिए, पहला तरीका क्या है, मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूँ VA माइनस VB। कैसे? तो मैं B से A पे जाऊँगा, पहला रास्ता मेरा क्या होगा? देखिए, मेरा पहला रास्ता होगा ये वाला रास्ता। मैं इस रास्ते से आगे बढ़ रहा हूँ और मैं A तक पहुँच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा प्रारंभिक जो बिंदु है, जो मेरा पहला बिंदु है, वो क्या है? B है, और मेरा अंतिम बिंदु क्या है? A है। तो ये हो गया VA माइनस VB। ठीक, अब अगर मैं B से चलता हूँ तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि B से चलने में विद्युत धारा की दिशा में मैं चल रहा हूँ, तो ये जो R1 है ये एक विभवांतर मांगेगा, इसको खर्चा चाहिए। ठीक, तो क्या लिख दूँ इसको लिख दूँ माइनस I1 R1। ठीक, क्योंकि देना पड़ेगा। अब अगर इस विद्युत वाहक बल को पार कर लूँ, इस सेल को पार लूँ, तो ये सेल मुझे इतना विद्युत वाहक बल दे देगा। ठीक, यानी मैं अगर बिंदु B से A तक जाऊँ तो मुझे क्या प्राप्त हुआ और क्या मुझसे प्रतिरोध ने लिया, ये मैं किसको देख रहा हूँ? ये मैं देख रहा हूँ विद्युत वाहक बल या विभवांतर को। अगर मुझे कोई विभवांतर प्राप्त होता है मान लीजिए, ठीक, तो वो किससे प्राप्त होगा? सेल से प्राप्त होगा। विद्युत धारा की दिशा में जाने पर अगर सेल को पार कर लिया जाए तो विभव या विभवांतर प्राप्त हो जाता है। विद्युत धारा की दिशा में चलते समय अगर किसी प्रतिरोध को पार कर दिया जाए तो विभवांतर खर्च हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? विद्युत धारा की दिशा में इस सेल को पार किया तो ये प्राप्त हुआ प्लस E1। बिल्कुल सरल सी बात है ये। एक रास्ता मैंने बनाया VA माइनस VB के लिए। अब मैं दूसरे रास्ते से चलता हूँ। अब मैं इस रास्ते से चलता हूँ। देखो, अब मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। देखो, ऐसे। ठीक, तो बिल्कुल ऐसा ही होना है। B से यहाँ ये जो प्रतिरोध है R2, आंतरिक प्रतिरोध है इस सेल का, दूसरे वाले का, ये मांगेगा और ये दे देगा। तो बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है, क्योंकि दोनों में एक जैसा हो रहा है। तो अब कितना हुआ? अब हुआ यही VA माइनस VB। अब कितना हुआ? अब हुआ माइनस I2 R2 प्लस E2। ये भी सही बात है, ये भी हो गया। अब मैं इसी बिंदु से A पे वापस आता हूँ। तीसरा रास्ता भी है मेरे पास, तीसरा रास्ते से आता हूँ। अब इस बिंदु A से चलता हूँ और इस रास्ते से आता हूँ। देखो, अब मैं इस रास्ते से निकलता हूँ, देखता हूँ क्या लिया क्या दिया। यहाँ से होते हुए यहाँ इस रास्ते पे आता हूँ। चलिए, अब बात यह आ रही है कि ये विद्युत धारा की दिशा में मैं नहीं चल रहा हूँ, विद्युत धारा की दिशा के मैं विपरीत चल रहा हूँ। इस यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से B से चला और यूँ यहाँ पे आ गया, तो मैं विद्युत धारा किधर जा रही है? धारा की दिशा क्या है? धारा की दिशा A से B की तरफ, दूसरे यानी विपरीत दिशा में है, जबकि मैं चल रहा हूँ B से A की तरफ। तो यहाँ पर मैं VA माइनस VB को क्या लिखूँ? आप समझ गए होंगे। VA माइनस VB को यहाँ पे क्या लिखूँ? IR। अगर मैं B से R को होते हुए आता और विद्युत धारा की दिशा भी इसी तरफ होती तो मैं क्या लिखता? माइनस IR, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा। विद्युत धारा की दिशा में जाने पर प्रतिरोध विभवांतर मांगता है माइनस। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विपरीत जा रहा हूँ मैं, तो प्लस हो गया।
कुल मिलाकर ये जो विभवांतर हैं वी ए माइनस वी बी, अगर इन सभी को v लिख दिया जाए ऐसे, तो मेरे पास 3 समीकरण तैयार होते हैं, 1, 2 और 3। अगर मैं तीसरे समीकरण में i का मान i1 प्लस i2 डाल दूं और इसे आगे बढ़ा दूं, यानी v को मैं लिख दूं i1 प्लस i2 और r ऐसे लिख दूं, ठीक, इस समीकरण को मैं ऐसे लिख दूं तीसरे वाले को, क्योंकि मुझे पता है i1 और i2 कितने बने थे, i बने थे। अब पहले और दूसरे से मैं i1 और i2 के मान निकाल के इसमें डाल दूं। अब देखो पहले वाले समीकरण से i1 का मान कितना आएगा, i1 का मान आएगा यहाँ से, i1 का मान कितना आएगा बताइए, E1 माइनस वी बटे R1, ये i1 का मान आएगा, ठीक। और दूसरे वाले से किसका मान आएगा, i2 का मान आएगा, कितना आएगा, E2 माइनस वी बटे R2। i1 और i2 के मान मिले। अब ये i1 और i2 के मान बड़ी ही आसानी से मैं यहाँ लगा देता हूँ, i1 E1 माइनस वी बटे R1 और ये E2 माइनस वी बटे R2, और अब इसे R से मैं गुणा कर देता हूँ। अब मुझे V तक पहुँचना है, मुझे देखना है कि V क्या है, यानी जो A और B के बीच का विभवांतर है वो क्या है, और सेल का विद्युत वाहक बल अगर कुछ है वो कितना काम कर रहा है, ठीक, उसमें उसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक। चलिए हल करते हैं इसको। तो इसे हल कर लेते हैं सीधे सीधे, V बटे R इधर लिख लेते हैं, और यहाँ E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। देखो ये हो गया, यानी ये जो बटे में है ये दोनों के नीचे ले लिया मैंने, ठीक। उसके बाद इससे अगली लाइन में मैंने इस V को इधर कर लिया इस तरफ, और इन दोनों पदों को इधर कर लिया मैंने, ठीक। तो इससे मैं क्या निकाल लूँगा, V का मान R1 R2 आदि के पदों में मैं निकाल लूँगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने निकाल लिया, ये सब चीज़ें आपने समझ ली, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये करते हैं इन चीज़ों को, V बाई R है ना, ऐसे बन गया देखिए, ठीक। अब यहाँ ये जो चीज़ है देखो ये क्या हो रही है, ये हो रहा है E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में R1 प्लस R2, R1 R2 लघुत्तम में है ना, ऐसे हो गया देखो, ठीक। उसके बाद एक V बाई R का पद है हमारे पास, ये रहा V बाई R का पद, ये रहा देखो, हाँ ये रहा देखो, ऐसे है ना, और माइनस V, और ये चीज़ क्या बन रही है, ये बन रही है R1 प्लस R2 बटे R1 R2, ऐसे, ठीक, ऐसे बन गया देखो। अब इसमें ये जो R है या ये V है, V को इधर ला के हम इकट्ठा कर लें, अगर V को हम इधर ले आएँ और इसे इकट्ठा कर लें तो V का नंबर, V होता है बेसिकली IR, V जो होता है IR होता है,
तो मान लीजिए मैं इस v को आई आर लिख लूँ या आई लिख लूँ, यहाँ पे इसको आई, इसको बना लूँ आई। देखो ये आई है, पूरा कंप्लीट आई है ये देखो आई। क्यों? क्योंकि v इक्वल टू आई आर है। देखो अब इस v को इधर ले आऊँ, इस i को उधर ले जाऊँ तो क्या बन रहा है मेरे पास? मेरे पास हो क्या आ रहा है? देखो v बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है, R1 प्लस R2। ये डेरिवेशन जो है हम बना रहे हैं E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2 और माइनस I। ये आ गया। देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे v चाहिए। ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इस पूरे के पूरे टर्म से इसको भाग कर देता हूँ, यानी R1 R2 से गुणा कर देता हूँ और R1 प्लस R2 से भाग कर देता हूँ। ठीक, तो कुल मिलाकर मेरे पास क्या चीज़ बन के आती है? चलिए यहाँ लिख देता हूँ, ये तो हो चुका है। तो मेरे पास बन के आता है v E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। ठीक, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये नंबर सीधे सीधे यहाँ से कट जाएगा और ये नीचे पहुँच जाएगा, और माइनस I में ये चीज़ उल्टी हो जाएगी उधर, यानी ये हो जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2 ऐसे। ठीक, अगर इसको मैं सामान्य परिपथ से जोड़ कर देखूं तो ये है v, ये बन गया E इक्विवेलेंट, ये बन गया I और ये बन गया R इक्विवेलेंट, ये बन गया। देखो, और इसे सामान्य परिपथ में लगाकर देखूं तो कुछ किस तरह का मामला ये बना है, यानी ऊपर एक प्रतिरोध लगाया गया R, एक सेल लगाया गया, उसका प्रतिरोध लगाया गया आंतरिक प्रतिरोध को मैंने लिखा R EQ, और सेल का इक्विवेलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल मैंने लिखा E EQ, इसमें से धारा प्रवाहित की I। देखिए ये है, मतलब ये है वो समतुल्य सर्किट जिसका विद्युत वाहक बल ये है, ये वाली चीज़ है। देखो, और दोनों सेल चूँकि पैरेलल में लगे हैं तो ये उसका तुल्य प्रतिरोध है, ये रहा। तो दो सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो ये सूत्र तुम्हारे पास बन के आ गया। देखो भी, तुल्य विद्युत वाहक बल, ये आ गया। देखो, तुल्य विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंस कितना हो गया? E1 R2 E2 R1 बटे R1 प्लस R2, ये सूत्र बन गया। ठीक, और तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? R EQ R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ये दो चीज़ें आपकी बन के तैयार हो गई इस तरीके से। तो बोर्ड एग्जाम में तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध के लिए इस सूत्र को स्थापित करिए। बताइए, दो सेल हैं जो समांतर में लगे हैं, पार्श्व क्रम में लगे हैं, उनका तुल्य विद्युत वाहक बल का सूत्र बनाइए या समीकरण बनाइए, तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है आपका, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। NCERT में बिल्कुल सिंपली इसको दे रखा है, बुक से भी पढ़ें एक बार, देखें और याद करें। ठीक है, कैसे होता है ये आपने समझ ही लिया है ना। चलिए अब थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, इस सूत्र को थोड़ा सा बदल के लगाना चाहें, चित्र बना के देखें कि भाई क्या फ़र्क आ सकता है इसमें, ये कैसे बदल सकता है। देखिए मेरे पास दो चित्र हैं, एक बिल्कुल ऐसा ही है, एक मेरे पास ये चीज़ है बिल्कुल उसकी तरह। तो इसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो आप बना चुके हैं, वो कितना है
वो है E इक्विवेलेंट, बिल्कुल यही लिख देता हूँ मैं, ऐसे। अगर मैं इसमें किसी एक सेल की ध्रुवणताओं को बदल दूं, यानी एक सेल को पलट दूं, तो माइनस मुझे कैसे लगाना है, क्योंकि मेरा जो सूत्र है वो इस चिन्ह पद्धति के आधार पर है। अब मान लीजिए मैं बदल देता हूं, देखिए मैं बदल रहा हूं, यहां पे मैंने बदल दिया, देखो ऐसे। अब देखिए प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, बिल्कुल सामने पॉजिटिव, नेगेटिव के सामने नेगेटिव। यहाँ पर क्या हुआ कि जो पॉजिटिव है पहले वाला वो जो का त्यों रहा नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। तो सूत्र में इसको पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि ये सूत्र इस नियम के अनुसार बना है, और इसको नेगेटिव माना जाएगा। तो कितना तुल्य ईएमएफ होगा इसका, वो होगा E E1 R2 माइनस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, ये होगा। देखिए अब यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि मान लीजिए हमने E2 को माइनस किया तो कहीं हम R2 को माइनस ना कर दें नीचे प्रतिरोध हमेशा जुड़ता है। ये जो निशान बदला है किसकी वजह से बदला है, माइनस क्यों हो गया, देखिए यहाँ पे प्लस है, या माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये उल्टी लगी है बैटरी। इस फॉर्मूला इस नियम के अनुसार, इस चित्र के अनुसार बना है, और ये बैटरी उल्टी लगी हुई है। प्रतिरोध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रतिरोध दोनों जगह जुड़ा हुआ है, नीचे भी नीचे भी। प्रतिरोध माइनस नहीं हुआ करते, प्रतिरोध माइनस नहीं हुआ करते, तो प्रतिरोध वही रहेगा। प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध इसका भी यही है और इसका भी यही है, तुल्य प्रतिरोध यही है, दोनों पैरेलल में समांतर में क्रम में लगे हुए हैं, ये वही है। लेकिन तुल्य विद्युत वाहक पर बदल जाता है, यानी जो भी इस बैटरी के चित्र के अनुसार जो भी विद्युत वाहक बल जिसका भी निशान बदलते हैं वही इसमें माइनस हो जाता है। अब मान लीजिए इसको पलट दूं मैं, इसको प्लस कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। यानी इसको पलट दूं, इसको रहने दूं ऐसे ही, इसको पलट दूं, उल्टा कर दूं इसको, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर ये प्लस वाला है। इसमें से जिसको भी पलटेंगे उसी को सूत्र में माइनस कर देंगे, लेकिन केवल विद्युत वाहक बल को, यानी E1 या E2 को। R1 R2 का कुछ नहीं होता है, ठीक। प्रतिरोध हमेशा लगे होते हैं, वो जुड़ते ही हैं, ठीक है। और तुल्य प्रतिरोध दोनों मामलों में यही रहेगा, ठीक। तो ये बात कन्फर्म हुई, ओके। चलिए थोड़ा सा उदाहरण लेकर के मैं समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ इस पर मैं। एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, R1 2 ओम और ये E1 5 वोल्ट, इस प्रकार लगा है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। दूसरा भी लगा देता हूँ, R2 3 ओम और ये दे देता हूँ मैं E2 8 वोल्ट।
और एक बाहरी प्रतिरोध लगाता हूँ, बाह्य परिपथ में एक प्रतिरोध लगाता हूँ R, जिसको बनाता हूँ 20 ओम। तो जाहिर सी बात है विद्युत धारा की दिशा इस तरफ होगी I, ठीक। तो I का मान बताइए, यानी विद्युत धारा I कितनी है ये आप बताइए, इसकी गणना करिए, ठीक। अगर सामान्य परिपथ की बात करें तो हम जानते हैं कि V = IR होता है। और परिपथ के समीकरण की बात करें तो अभी अभी हमने परिपथ का समीकरण बनाया है कि जो V है वो है E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ये है। और हमें ये भी पता है कि जो V है ये IR होता है, तो यानी इसको लिख दूँ अगर I R तो ये हो गया E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो कुल मिला के मुझे I चाहिए, तो इस पद को मैं इधर ले जाऊं तो I आ गया E इक्विवेलेंट R प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक। अब ये जो R इक्विवेलेंट है ये कितना और ये E इक्विवेलेंट कितना, ये दोनों बातें अगर हम निकालना चाहें तो देखो निकालते हैं। E इक्विवेलेंट किसे निकलता है, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, ये क्योंकि सामान्य ऐसा परिपथ है, दोनों प्लस प्लस में हैं, देखो जो सूत्र है उसके अनुसार है बिल्कुल, ये E इक्विवेलेंट निकल गया। इसके बाद R इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में हैं, तो आप जानते हैं ये मिल जाएगा R1 R2 R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक। ये दोनों मान हमने निकाले हैं, एक ये और एक ये, ठीक। ये हम यहाँ लगा दें अगर तो हमें क्या मिलेगी, धारा, विद्युत धारा का मान हमें मिल जाएगा, ठीक। अब न्यूमेरिकल में वैल्यू डाल के देखो, निकालो, है ना। चलो लगा देता हूँ, लो धारा निकाल देता हूँ, देखो धारा निकाल रहा हूँ, ये वाली चीज़ लगा रहा हूँ पहले। E1 R2 ये रहा, देखो E1 ये रहा R2, ये हो गया 15 प्लस E2 R1 ये रहा E2, वो रहा R1, ये हो गया 16 बटे R1 प्लस R2, 3 और 2 5, तो ये हो गई इस EMF की वैल्यू बटे अब R, बाहरी जो R है वो कितना है 20, ये 20 हो गया प्लस R1 R2 कितने हैं 3 और 2, तो 3 गुना 2 3 प्लस 2, ये आ गया, ठीक। अब इसे हल कर लेता हूँ, देखो ये हो गया 31 बटे 5 और ये हो जाएगा 20 प्लस 6 बटे 5, कितना बनेगा, चला देखो 5 5 कट जाएगा, लेकिन पहले नीचे वाले को लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो 20 पंजे 100 106, ठीक। तो ये हो गया 31 बटे 106, क्योंकि ये 5 जो है कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई एम्पियर में धारा, ठीक। तो इस प्रकार इस्तेमाल करके आंकिक प्रश्नों में इस पे सवाल बनता है, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में बनता है इस पे सवाल, तो सीधे सीधे सूत्र के अनुसार कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बनता है, सूत्र के अनुसार कर सकते हैं, ठीक। इस सूत्र को समझना होगा और ठीक से इसको क्लियर कर लेना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये था पार्श्व क्रम में विद्युत वाहक बल, ठीक। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम, जैसे मैंने कहा था अंग्रेजी में बोलते हैं किरचॉफ्स रूल, ठीक है। चलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं, ओके।